आज हम अपने प्लांट फिजियोलॉजी का एक और चैप्टर शुरू करेंगे, नया चैप्टर बच्चे, दैट इज रेस्पायरेशन इन प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहली बात है सर, रेस्पायरेशन में यहां पर किस चीज की मैकेनिज्म देखनी है हमें? तो रेस्पायरेशन में बच्चे हमें एनर्जी प्रोडक्शन की मैकेनिज्म देखनी होती है कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाए, प्लांट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने देखा कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस में क्या बनाया था बच्चे, सेल, उसकी हर एक सेल ने, प्लांट जिसके पास क्लोरोप्लास्ट है उसने ग्लूकोज बना लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे वो जो ग्लूकोज प्लांट ने बनाया है, उस ग्लूकोज से वो कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें तो हम क्या खाते हैं बताओ? कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, और सारी चीजें हमें एनर्जी दे रही हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? आप किसी भी चीज से एनर्जी कैसे ले लेते हो? तो अगर देखा जाए बच्चे, ये हमें जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है या फिर प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया है, वो प्लांट उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या करना होता है बच्चे प्लांट को, कि जो भी ग्लूकोज उसके पास, अगर हम बात करें ग्लूकोज के अंदर C6H12O6 यानी 6 कार्बन है इसके पास, ये देखिए, तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन का कंपाउंड है ये। तो इस रेस्पायरेशन प्रोसेस में वो क्या करेगा, एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस कराने के लिए हमारा प्लांट क्या करेगा बच्चे, ये इन ग्लूकोज के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है इनको तोड़ा जाएगा यहां पर। और हमें पता है बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इन बॉन्ड को टूटने से, इन बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी रिलीज होगी, हम इस एनर्जी को क्या करेंगे, इस एनर्जी को यूज कर लेंगे क्या करने के लिए, एटीपी बनाने के लिए। और एटीपी बनाने के लिए मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में बताया है कि हमें क्या करना होता है, हमें बस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ना होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बन जाता है। एडीपी भी रखा है, आईपी भी रखा है, केवल इसको जोड़ना होता है, और इसको जोड़ने के लिए हमें चाहिए होती है एनर्जी। और इस बार वो एनर्जी कहाँ से आई है, इन बॉन्ड के टूटने से जो एनर्जी रिलीज हुई है, उसी एनर्जी को हमने ट्रैप कर दिया है। किस फॉर्म में ट्रैप कर दिया है, इस बॉन्ड को बनाने के लिए यूटिलाइज कर लिया, और उससे हमने क्या बना लिया, एटीपी। और इस ग्लूकोज को तोड़ने की जो मैकेनिज्म है, ये पता है बच्चे कहाँ चलती है? चलती है प्लांट की सेल्स के अंदर। ये प्लांट की सेल, हर एक सेल ये इस काम को जानती है। हर एक सेल ने सीख लिया है कैसे इनको तोड़ना है, इससे कैसे एनर्जी रिलीज करनी है, और किस तरीके से एनर्जी को यूज करके एटीपी बनाना है, सारी सेल को पता है, और ये सेल का ही काम है। यानी हमें समझ में आ गया सर, ये जो रेस्पायरेशन आप पढ़ाने जा रहे हो, ये एक तरीके का सेलुलर प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है ये सेलुलर प्रोसेस है। ये हमारी प्लांट की हर एक सेल के अंदर होगा। ठीक है, सेल के अंदर चलता है ये। तो क्या देखना है यहाँ पर, अगर हम देखें रेस्पायरेशन में हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है, फूड को कैसे तोड़ा जाए उसकी मैकेनिज्म देखेंगे यहाँ पर, और इसको ब्रेक डाउन कराकर क्या करेंगे, रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज होगी, अभी देखा कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी क्या करोगे आप, दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इस एनर्जी को यूज करोगे, एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी, इस एनर्जी को आप ट्रैप कर लोगे कैसे, एज एटीपी। और एटीपी की फॉर्म में कैसे ट्रैप करोगे, अभी दिखाया सर, एडीपी और आईपी को जोड़ने के लिए उस एनर्जी को यूज कर लेंगे, तो ट्रैप हो गई, यूज हो गई, और इससे हम एटीपी बना लेंगे। तो हमें अब यहाँ पर क्या देखना है बच्चे, यानी सर यहाँ पर ये हमारी सेल इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करके पूरा ग्लूकोज तोड़ देगी, इसकी पूरी मैकेनिज्म यानी इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। अभी मैंने आपको बताया बच्चे क्या, कि हम रेस्पायरेशन प्रोसेस में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, हम कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ सकते हैं, फैट को भी तोड़ सकते हैं, प्रोटीन को भी तोड़ सकते हैं। और इसी बिहाफ पर बच्चे आप किस तरह के सबस्टेंस को तोड़कर एनर्जी बनाना चाहते हो, उसके बेसिस पर हमारा रेस्पायरेशन भी दो तरीके का होता है। क्या बोलते हैं उसको हम, एक को हम बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पायरेशन, और एक को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। कब बोलेंगे कि फ्लोटिंग रेस्पायरेशन चल रहा है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़कर एनर्जी प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो हम बोलते हैं इस तरह के रेस्पायरेशन को बोलते हैं फ्लोटिंग रेस्पायरेशन। क्यों फ्लोटिंग बोलते हैं सर इनको, क्योंकि हमें पता है बच्चे, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं ये स्टोर्ड फूड मटेरियल है, और ये कहां पड़े रहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़े रहते हैं, फ्लोट करते हुए रहते हैं। और जब इनको हम, इसीलिए जब इनका ब्रेकडाउन कराते हैं तो बोलते हैं हम फ्लोटिंग रेस्पायरेशन कर रहे हैं। और वहीं जब हम हमारे सेल के अंदर के प्रोटीन को रखे हुए, जो प्रोटीन रखा हुआ है, जब उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराते हैं, उस प्रोटीन को जब हम तोड़ते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो हम बोलते हैं कि कौन सा रेस्पायरेशन, ये प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन। क्यों इसको प्रोटोप्लाज्मिक बोला बच्चे, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन क्या करता है बच्चे, प्रोटीन सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स बना रहा है। आप प्रोटीन को तोड़ रहे हो मतलब आप सेल की स्ट्रक्चर को तोड़ रहे हो। ठीक है, इसीलिए इस रेस्पायरेशन को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पायरेशन।
ये जो हमने अपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट देखे बच्चे, एक बार हम देखा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट, एक बार हम देखा प्रोटीन। इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को हमारी सेल दो तरीके से तोड़ती है। किस बेसिस पे सर दो तरीका आपने बनाया? ये है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। हमारी सेल इनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी तोड़ सकती है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी तोड़ सकती है। तो अगर हमारी सेल इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को, जो हमने देखा फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अगर इनको बच्चे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर तोड़ती है तो इस रेस्पिरेशन को, इस ब्रेकडाउन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और वही अगर वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारे जो हैं, अगर उनको इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर तोड़ा जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर इसको हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन। अब बात ये आती है सर, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा जाएगा उनको तो क्या अलग हो जाएगा, और अगर वही ऑक्सीजन नहीं है तो क्या अलग हो जाएगा टूटने के प्रोसेस में सर? तो अगर देखा जाए बच्चे कि अगर आप जब इस ग्लूकोज को, जो आपका फूड है, अगर आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका अगर ब्रेकडाउन कराते हो बच्चे, तो इसका जो ब्रेकडाउन है वो कंप्लीट होता है। अब सर कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? तो कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब ये हुआ बच्चे, अगर आपने इस कार्बोहाइड्रेट को, इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा। मतलब ये हुआ इसके अंदर जो 6 कार्बन हैं, जो 6 कार्बन हैं, वो 6 के 6 कार्बन टूटकर 6 CO2 की फॉर्म में निकल जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। और जब ये सोचो, जब इसके सारे बॉन्ड टूट गए, सारे बॉन्ड टूट गए, मतलब हर बॉन्ड के टूटने से एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? एकदम निकलेगी सर। यानी सर एक बात समझ में आ गई कि अगर हमने इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा तो हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जितना ये एनर्जी दे सकता है उतनी एनर्जी हमें यहां पर देगा ये। तो ये फायदा होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का, क्या कि यहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि हम ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कराते हैं, इसका हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं। सर कंप्लीट ब्रेकडाउन तो समझ में आ गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब भी समझा दीजिए। कब हम ये समझेंगे बच्चे कि इस ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया? तो उसके लिए हम देखो यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन है कि अगर आपने ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ा है तो क्या होगा। देखिए अगर आपने ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब तोड़ोगे बच्चे, तो ये ग्लूकोज जो है, इसके जो 6 के 6 कार्बन है वो देखो 6 CO2 की फॉर्म में एस्केप हो जाते हैं। और जब ग्लूकोज आपका CO2 में कन्वर्ट हो गए सारे के सारे, मतलब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया। क्योंकि देखिए CO2 के अंदर अगर हम बात करें तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +4, और कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बच्चे? +4। इससे ज्यादा इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती +4 से ज्यादा, जो कि CO2 के अंदर है। और आपने हर कार्बन के साथ वही किया है, यानी आपने हर कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया, वो भी उसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसका मतलब कि आपने क्या कर दिया? उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया। ये मतलब होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन का। और यहां पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अगर आप ऐसे तोड़ोगे तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बच्चे? तो देखिए लिखा हुआ यहां पर 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन एक बात इस चीज को याद रख लीजिए बच्चे, यहां पर जो 686 किलो कैलोरी एनर्जी लिखी गई है, ये हमारी सेल की एफिशिएंसी नहीं है। अगर हमारी सेल ने इस ग्लूकोज को तोड़ा तो वो इस 686 किलो कैलोरी एनर्जी बनाकर नहीं देगा, वो इससे बहुत कम एनर्जी बनाकर देता है। वो आगे देखेंगे, अपनी सेल की एफिशिएंसी देखेंगे। तो फिर ये कब आएगा? ये 686 किलो कैलोरी एनर्जी कब मिलेगी एक ग्लूकोज से? जब इस ग्लूकोज को आप बॉम्ब कैलोरीमीटर में इसका ऑक्सीडेशन कराओगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में। बॉम्ब कैलोरीमीटर सर कंटेनर होता है, इसमें हाईली ऑक्सीजन रिच सप्लाई होती है और हम उसको उसके अंदर सबस्टेंस का कंबसन कराते हैं। तो जब आप इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में तोड़ोगे तब जाकर आपको क्या मिलेगा? एक ग्लूकोज से 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाएगी आपको। अभी हम देखेंगे पूरा, जब प्रोसेस पढ़ लेंगे, पूरी मैकेनिज्म पढ़ लेंगे, तो देखेंगे हमारी सेल कितनी एनर्जी बनाती है ग्लूकोज से। तो हम कंपेयर करेंगे हमारी सेल की एफिशिएंसी क्या है, कि टोटल कितना बन सकता है और हमारी सेल कितना बनाती है, आगे देखेंगे। ठीक है, यानी हमें समझ में आ गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब हमें समझ में आ गया कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है। और यहाँ पर देखें, अगर हम एटीपी के टर्म्स में बात करें तो एक ग्लूकोज से अगर आपने उसको एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू तोड़ा है तो 36 या फिर 38 एटीपी मिलती है। ये भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कब 36 मिलेगी और कब 38 मिलेगी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे प्रोसेस के दौरान ये सब। ठीक है, और वहीं हम बात करें, अगर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन किया है, अगर इस ग्लूकोज को आप ऑक्सीजन के एब्सेंस में तोड़ोगे तो क्या होता है बच्चे? इस ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। मतलब ये ग्लूकोज अब क्या नहीं होगा,
अब ये ग्लूकोज पूरी तरह से टूटकर इसका हर एक कार्बन अलग नहीं होगा। अब इस ग्लूकोज से आप 6 CO2 नहीं बना सकते, इसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा कुछ होगा, एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन जाएगा, एक 3 कार्बन का बन जाएगा, या फिर 2 कार्बन के 2 बन जाएंगे और 2 CO2 निकल जाएगी। यानी पूरा कंप्लीट तो नहीं टूटा ना ये सब काम होगा आपके कहां पे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा ग्लूकोज का। और जब खुद सोचिए बच्चे, जब हर एक बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या पूरी एनर्जी निकल सकती है क्या? यानी सर यहां पर पूरी एनर्जी भी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि हर एक बॉन्ड टूटा ही नहीं, जो बॉन्ड बिना टूटे रह गए उनकी तो एनर्जी वहीं पर पड़ी हुई है, यानी यहां पर हमें एनर्जी भी बहुत कम मिलती है। और अगर देखा जाए कितनी एनर्जी मिलती है बच्चे, तो इस ग्लूकोज के अंदर जो टोटल एनर्जी है उस टोटल एनर्जी का 7% से भी कम एनर्जी आपको मिलता है, लेस देन 7% एनर्जी आपको मिलती है यहां पर। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्या करने वाले हैं। देखिए यहां पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन में क्या करोगे, ग्लूकोज को आपने अगर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तोड़ा है तो क्या बन रहा है? देखो 2 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, देखो अल्कोहल है ये, और 2 CO2 रिलीज हो जाएंगे, लेकिन कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। और एनर्जी देखो कितनी बनी है, 59 किलो कैलोरी, जो कि बहुत कम है। यहाँ पर लेस देन 7% एनर्जी हमको मिलती है। और अगर एटीपी की टर्म में देखें तो कितनी एटीपी मिलेगी आपको? केवल 2 एटीपी। और हमारे एरोबिक में 36 और 38, और यहाँ पर केवल 2 एटीपी मिलती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एरोबिक तरीके से जब हम तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो किस तरीके से होता है, क्या क्या यहाँ पर स्टेप्स आएंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। और फिर हम एनारोबिक तरीके को देखेंगे, एनारोबिक तरीके से तोड़ेंगे तो किस तरीके से ग्लूकोज टूटेगा और वहां पर क्या क्या स्टेप आएंगे। लेकिन ये सब समझने से पहले, एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन और बनता है सर, क्या? कि एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, यानी प्लांट की सेल को ऑक्सीजन चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्लांट की सेल ऑक्सीजन मिलती कैसे है, इसको प्लांट की सेल को ऑक्सीजन कैसे मिलता है, कहां से एक्वायर कर रही है। ठीक है, तो हमारे एनसीईआरटी में इसी के लिए एक टॉपिक, तो हमारे एनसीईआरटी में बच्चे एक टॉपिक दे रखी है, डू प्लांट ब्रीथ। क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? तो एकदम करते हैं प्लांट ब्रीथ। अगर ब्रीथ नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगी उनको? और अभी हमने देखा बहुत ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करेंगे सारे ग्लूकोज को तोड़कर, तो CO2 बाहर भी निकालेंगे वो, तो प्लांट तो ब्रीथ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अपनी, तो हमारे अंदर क्या एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारे पास, लंग्स। हम नोज से अपने सांस ले रहे हैं, लंग्स के अंदर जा रहा है, लंग्स के अंदर ब्लड में डिजोल्व होकर ब्लड में जा रहा है, फिर वहां से एल्विलाई के लेवल पर, और फिर ब्लड उसको लेकर पूरी बॉडी में दौड़ा रहा है। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे पास है। लेकिन प्लांट के पास ऐसा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है क्या? तो अगर देखा जाए तो प्लांट के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऐसा नहीं है। प्लांट के पास ऐसा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं है? तो उसके लिए देख लें, अगर हम अपने बारे में पूछे तो हमसे पता चल जाएगा हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों है। बच्चे बताओ। क्योंकि हमारी हर एक सेल एटमॉस्फेयर से क्या नहीं ले सकती? ऑक्सीजन नहीं ले सकती। डायरेक्ट एनवायरनमेंट में CO2 नहीं छोड़ सकती वो। इसीलिए क्या करते हैं, सारे सेल की जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से पहुंचाई जाती है? सारी सेल को ब्लड के थ्रू पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारी हर एक सेल अपना खुद का एक्सचेंज नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा प्लांट के साथ नहीं है। प्लांट की बच्चे हर एक सेल अपना एक्सचेंज खुद करती है वो। ठीक है, और प्लांट के लिए अगर हम बात करें, प्लांट के पास ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे नोज के जैसा है, जो कि उसको एटमॉस्फेयर से गैसेस का एक्सचेंज करवाएगा? तो हमें पता है स्टोमेटा हो गए, लेंटिकल्स हो गए, इनके थ्रू क्या करती है वो? गैसेस एक्सचेंज करती है अपना एनवायरमेंट से। लेकिन उसके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे उसकी हर एक सेल दूसरे किसी सेल पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी ऑर्गन पर डिपेंडेंट नहीं है। उनकी हर एक सेल क्या कर रही है? वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना गैसेस एक्सचेंज वो खुद करती हैं। तो अगर इस बात को मैं बोलूं तो ये तो मान लो हमारी लीफ के लिए सही है, लीफ की एपिडर्मिस है, एपिडर्मल स्ट्रक्चर है, पतली सी लीफ है, उसका काम तो हो जाएगा। इस टाइम की अगर मैं बात करूं उसमें भी काम हो जाएगा। आउटर मोस्ट जो लेयर है, उन आउटर मोस्ट लेयर पे जो लेंटिकल्स हैं, उन लेंटिकल से सेल क्या होगा आपका? अंदर चला जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन जब आप बात करोगे वुडी प्लांट की, अगर आप बात करो, लेकिन अगर मैं वुडी प्लांट की बात करूं तो वुडी प्लांट के सेंटर में कैसे जाता है? सोचो जरा, इस सेंटर तक कैसे जाएगी वो ऑक्सीजन? तो अगर आपने प्लांट एनाटॉमी में गौर किया होगा बच्चे, तो आपको पता होगा कि प्लांट की जो सेंटर वाला रीजन होता है वो डेड होता है। यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम जो वुड होती है ना, वो डेड होती है। हार्ड वुड बताया था मैंने, डेड होता है वो। यहाँ की सेल लिविंग है ही नहीं। जब सेल लिविंग नहीं है तो अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना ही नहीं है। और जो बाहर जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी कॉर्टेक्स रीजन तक, तो याद करो बच्चे, अगर हम देखें कॉर्टेक्स की कितनी लूज पैकिंग की थी आपने,
ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल होती है उनकी लूज पैकिंग होती है, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है। तो एक बार अगर वो लेंटिकल से एयर एंटर हो गई तो इस लूज पैकिंग की वजह से क्या होगा, एक सर्टेन एक्सटेंट तक तो अंदर वो चली जाएगा एयर, और एकदम सेंटर में लेके जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि सेंटर वाली सारी सेल तो सर डेड होती हैं। इस सेकेंडरी जाइलम है, वुड है, ये तो हार्ड वुड बताया था आपने, सब डेड होता है, अंदर कुछ होता है नहीं, उसमें तो आपके वॉस्ट मटेरियल पड़े रहते हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि हमारे प्लांट को किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी हर एक सेल अपनी नीड, अपनी जरूरत, अपने ऑक्सीजन का लेन देन वो खुद कर रही है स्टोमेटा की हेल्प से। और जो थोड़ी बहुत सेल जो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है उनके पास कैसे पहुंचा देते हैं, ड्यू टू द लूज पैकिंग है, जो कॉर्टेक्स की लूज पैकिंग है, इसकी वजह से उनके पास ऑक्सीजन पहुंच जा रही है। ठीक है, और अगर बात करें तो अगर जो प्लांट की सेल के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, तो प्लांट की जो सेल है वो हमारी सेल के जैसे बहुत हाई रेट से रेस्पायरेशन नहीं करती हैं। उनमें रेस्पायरेशन का रेट भी स्लो है, उनमें रेस्पायरेशन का रेट क्या है, स्लो है। और रेस्पायरेशन का रेट स्लो है इसीलिए उनके पास ग्रेट डिमांड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती ऑक्सीजन की, क्योंकि उनका रेस्पायरेशन रेट स्लो है, रिक्वायरमेंट कम है उनकी। ठीक है, लेकिन कभी कभी तो उनका रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, जैसे कि जब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कब एक्टिव है? फूड बना रही है, फोटोसिंथेसिस में, जब खाना बना रही है तो हाईली एक्टिव है, उस समय तो बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो वहाँ पर उनको ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की, ऑक्सीजन की। तो उन सब समय में जो ऑक्सीजन की उनकी ज़रूरत पड़ती है बच्चे, उन ऑक्सीजन की ज़रूरत को भी उन्होंने मैनेज करना सीख लिया है, वो अपने आप मैनेज कर लेती है। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे मैनेज करें, तो एक चीज़ तो आपको पता है क्या, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट खुद ही ऑक्सीजन बनाता है। तो बाकी तो आप छोड़ दो क्या क्या प्रोसेस उन्होंने अपना रखे हैं मैनेज करने के लिए। एक तो खुद ही ऑक्सीजन बना रहा है, तो बाहर से जितना मिल गया वो ठीक है, नहीं तो खुद भी तो ऑक्सीजन बना रहा है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, उससे उसका काम चल जाएगा, उससे उसकी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हाँ सर, प्लांट को किसी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो उसके बिना भी काम कर सकता है। सो ये लिख लेते हैं। अगर पूछा जाए डू प्लांट ब्रीथ, तो कहोगे यस प्लांट ब्रीथ, ब्रीदिंग कर रहा है, वो ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 प्रोड्यूस भी कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन क्या बोलेंगे हम, प्लांट डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सही बात है, नहीं है। ठीक है, क्या पाया जाता है उनके पास लेन देन के लिए, तो सर स्टोमेटा है उनके पास, लेंटिकल्स है उनके पास। ठीक है, लेकिन दे डू नॉट हैव, लेकिन उनके पास क्या नहीं है बच्चे, लेंटिकल्स हैं, स्टोमेटा है, लेकिन उनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड, अपनी जरूरत खुद वो देख रहा है। ठीक है, एंड वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज अगर देखा अभी हमने, बहुत ही लिटिल, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस पर, वो डिफ्यूजन के थ्रू अपने आप हो जाएगा। ठीक है, वो अपने आप गैसेज डिफ्यूज कर जाएंगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो उतना काम उनका हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, लिविंग सेल जो होती हैं दे आर लोकेटेड क्लोज टू द सरफेस, जो लिविंग है वो सरफेस के पास है, उनको ऑक्सीजन मिल जा रही है। और जो सेंटर वाले हैं, जहां पर आपको सोचने में दिक्कत हो रही है उनको कैसे मिलेगा, तो वो तो डेड है, उनको चाहिए ही नहीं, है ना। एंड अ लिटिल ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड बाई लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा। ठीक है, बहुत सारे तो क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर क्लोज टू द सरफेस, और जो सरफेस के पास नहीं है उनके पास कैसे पहुंचा दे रहे हैं, ड्यू टू द क्लोज पैकिंग ऑफ द पैरेन्काइमा। और कौन सी पैरेन्काइमा की बात कर रहा है, कॉर्टेक्स की सारी है ना, कॉर्टेक्स ले लो, पेरीसाइकिल ले लो, हर जगह पर तो लूज पैकिंग दे रखी है आपने। ठीक है, और अगर हम बात करें तो नो ग्रेट डिमांड फॉर गैसियस एक्सचेंज। क्यों ग्रेट डिमांड नहीं है? क्योंकि उनका जो रेट है वो बहुत ही लो है, उनके रेस्पिरेशन का रेट जो है लो है। कब कब जरूरत पड़ती है, जैसे फोटोसिंथेसिस की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो जब जरूरत है तो कैसे पूरा करेगा इस जरूरत को, सर उस समय खुद भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक तो वैसे मैनेज कर लेगा ये। अब हम पहले बच्चे पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कराना है, पूरा जो ग्लूकोज है उसको तोड़कर 6 CO2 उससे निकलवा लेने हैं हमको। ठीक है, तो अगर बात करें इस ब्रेकडाउन को, ये जो ब्रेकडाउन है, ये जो कंप्लीट ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन में, इस काम को हम 4 स्टेप्स में करते हैं। और क्या नाम दिया उन स्टेप्स का हमने, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्यों 4 स्टेप में तोड़ रहे हैं, जब ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकालनी ही है तो एक ही स्टेप में तोड़ दो। हमारी सेल ने इवोल्यूशन के दौरान पता नहीं क्या क्या डेवलप कर लिया, तो सेल ने ये क्यों नहीं डेवलप कर लिया, कोई एक एंजाइम ऐसा डेवलप कर लेती इवोल्यूशन के दौरान, जो एंजाइम क्या करता, एक ही स्टेप में सारे बॉन्ड को तोड़कर और जितनी एनर्जी थी सारी एनर्जी निकाल देता। सेल ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो अगर देखा जाए बच्चे कि अगर इस ग्लूकोज को हमने अगर एक ही स्टेप में तोड़ दिया, एक ही स्टेप में इसके सारे बॉन्ड अगर हमने तोड़ दिए,
तो इससे क्या होगा कि इस ग्लूकोज की जो एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी इस ग्लूकोज के पास है, वो सारी की सारी एनर्जी बच्चे एक ही साथ रिलीज हो जाएगी। और ये सारी एनर्जी अगर एक साथ रिलीज हो गई तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लिविंग सिस्टम है, ये इस सारी एनर्जी को जो एक साथ रिलीज हुई है इनको एटीपी बनाने के लिए यूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बच्चे अगर इतनी ज्यादा एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाएगी तो इसमें से मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ठीक है, और एनर्जी लिए हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी तो हमारी सेल उसको यूज नहीं कर पाएगी, उस एनर्जी को यूज करके हमारी सेल इस बॉन्ड को नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो तो लॉस हो जाएगी हीट की फॉर्म में, एक साथ रिलीज होने की वजह से वो लॉस हो जाएगी हीट की फॉर्म में। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस ना हो पाए, इसीलिए हमारी सेल क्या करती है, इस ग्लूकोज को स्टेप वाइज तोड़ती है, कई स्टेप में धीरे धीरे करके तोड़ती है, और धीरे धीरे करके तोड़ती है, जो एनर्जी निकलती है तुरंत उसे एटीपी बना लेती है। थोड़ा एनर्जी निकली तुरंत एटीपी बना लिया। ठीक है, स्टेप वाइज तोड़ती है ताकि सारी की सारी एनर्जी एक स्टेप में ना निकले और एनर्जी धीरे धीरे निकले और उसको यूटिलाइज किया जा सके। और वो स्टेप्स कौन से हैं जिनके थ्रू हम तोड़ेंगे अपने ग्लूकोज को? तो ये 4 स्टेप हैं। अब हमें समझ में आ गया, हर स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, हर स्टेप में तोड़ा जाएगा, और तोड़ते तोड़ते फाइनली क्या होगा, ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाएगा। और जब ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाएगा तो उससे जितनी एनर्जी हम निकाल सकते हैं, जो कि हमने देखा है 36 और 38, वो हमें प्रोड्यूस हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रोसेस हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस की। इसके ग्लाइकोलिसिस के दौरान हम ग्लूकोज को कैसे तोड़ते हैं वो हमें देखना है। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप बच्चे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है, ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना, यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ना है, फर्स्ट स्टेप है ये। और इसको किसने दिया था? 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था बच्चे, ये एमेडेन, मेरा और पार्नास। इसीलिए इनको हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ईएमपी पाथवे, इनके नाम पर पड़ा है ईएमपी पाथवे। अगर हम ये बात करें बच्चे, जो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है ग्लूकोज को तोड़ने का, ये 10 स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है ना। ये पहला जो ग्लाइकोलिसिस हमारा स्टेप है, ये इसके अंदर फर्दर 10 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 10 स्टेप में जाकर ये कंप्लीट होता है आपका ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये आता है कि ग्लाइकोलिसिस चलती कहाँ पर है, ये 10 स्टेप कहाँ चल रहे हैं? तो ये जो ग्लाइकोलिसिस चल रही है बच्चे, ये साइटोप्लाज्म में चलती है। आपको कैसे याद रखना है, ग्लूकोज कहाँ तोड़ा जाएगा, जहां पर है वहीं तोड़ेंगे पहले उसको। कहाँ पर प्रेजेंट है अबंडेंट अमाउंट में, साइटोप्लाज्म में, वहीं तोड़ देंगे उसको। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है सर? साइटोप्लाज्म में चलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे चल रहा है, क्या क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर। देखिए, तो सबसे पहले बच्चे में इस ग्लाइकोलिसिस के सारे जो पूरे हमारे जो 10 स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर? तो ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। ग्लूकोज कहाँ ब्रेक डाउन कराना है। ठीक, अगर हम इस ग्लूकोज की बात करें तो आपको पता है कि हमारी जो सेल है, जिसने क्या बनाया है, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया है, वो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करती है? सुक्रोज की फॉर्म में। तो ये जो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया हुआ है इस ग्लूकोज को आपने, ये सेल के अंदर पड़ा हुआ है। मान लो इस सेल ने डायरेक्ट सुक्रोज को यूज कर लिया, स्टार्च की फॉर्म में भी स्टोर नहीं किया, डायरेक्ट आया, डायरेक्ट यूज हो रहा है। यहाँ पर सुक्रोज आया, सुक्रोज आपका रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है। तो सुक्रोज को यानी सर पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये काम कौन करता है? ये काम करता है इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, जो सुक्रोज वहां पर पड़ा हुआ है उसको क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और फ्रक्टोज में। पता हमें, सुक्रोज को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इन्वर्टेज एंजाइम। अब ये हमारा ग्लूकोज एंटर कर जाएगा किसके अंदर? ग्लाइकोलिसिस के अंदर। और हमारा ग्लाइकोलिसिस के लिए मोस्ट जो फेवर्ड सबस्टेंस है वो ग्लूकोज ही होता है बच्चे। ठीक है, तो अब देखिए, अभी ग्लूकोज एंटर किया तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। पहले हम पूरे 10 स्टेप्स पढ़ेंगे, क्या हो क्या रहा है, फिर देखेंगे हमें क्या समझना है, क्या क्या देखना है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने क्या किया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। और इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फिर हमने क्या किया, देखो ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारा है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, और इस 6 कार्बन के कंपाउंड को हम लोगों ने क्या किया, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में तोड़ दिया। कौन सा है वो 3-3 कार्बन का 2 कंपाउंड? तो ट्राइओस फॉस्फेट, 2 ट्राइओस फॉस्फेट बना लिए हम लोगों ने, हेक्सोज फॉस्फेट से 2 ट्राइओस फॉस्फेट बना लिए। और वो क्या है आपका, वो है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों 3-3 कार्बन के होते हैं और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा ग्लिसरॉल डिहाइड में, और ये ग्लिसरॉल डिहाइड कन्वर्ट हो सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन
फॉस्फेट में। तो इसके आगे का जो स्टेप है वो चलता है आपके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। यानी आपको समझ में आ रहा है, इसके बाद जो आप पढ़ोगे वो ऐसे इधर भी चल रहा है। इधर किस पे चल रहा है, ये इधर का जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और इधर भी अब पैरेलल दो इक्वेशन चल रहे हैं, जो इधर चल रहा है वो इधर भी चल रहा है। या फिर आप यहीं पर डायरेक्ट लिखते चले जाओ, मल्टीप्लाई करके दो की फॉर्म में लिखो आप, कि जो बनेगा अब दो बनेगा। ये जो चीजें आगे बनेंगी अब वो उनका अमाउंट क्या होगा, वो डबल अमाउंट में बनेगी, क्योंकि एक इधर वाला से बनेगा और एक इधर से बन ही रहा है आपका। ठीक है, इसलिए देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से, सब जगह 2 से मल्टीप्लाई किया कि अब जो भी चीज बन रही है वो डबल बन रही है। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज था इसको हम लोगों ने तोड़ दिया 3 कार्बन के प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्या बना आपका, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक, अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे किसमें, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, एल्डिहाइड को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया किसमें, एसिड में। ठीक है, तो देखिए 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है आपकी। ठीक, अब इस 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे ट्राइओज फॉस्फेट, आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक ट्राइओज फॉस्फेट है। ठीक है, तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया आपने किसको, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया हमने। चलिए अब इसके बाद क्या किया हमने, अब इस फॉस्फोग्लिसरेट को हमने कन्वर्ट कर दिया फिर किसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक, और फिर इसके लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया पायरुविक एसिड में। यानी हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बना, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं, यानी एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बन जाएंगे, 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे। अब देखो ये तो बात हो गई हमारे पूरे इक्वेशन की। अब देखो क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो आपने अगर नोटिस किया होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटीपी यूज हुई है, देखो एटीपी में कन्वर्ट, यानी एटीपी यूज हो गई, यहाँ पर एटीपी यूज हुई है, यहाँ पर देखो इस स्टेप में एटीपी बनी है, देखो यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हुई है, फिर ऐसी एक और स्टेप में एटीपी बनी, यहाँ पर पानी निकला है, वाटर रिलीज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो NADH बना है, यहाँ पर देखो NADH बना है। तो आपसे ये पूछा जाता है, बताओ किस स्टेप में NADH बनेगा, किस स्टेप में एटीपी बनेगी, किस स्टेप में एटीपी यूज होगी, और इसको हम रटते रहते हैं। तो हम कोई कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जिससे कि हमें क्या हो, ये रटना ना पड़े। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, बताओ किस स्टेप में एटीपी बनेगी। कोई सा भी ऐसे 2 स्टेप दे देगा आपसे, बोलेगा बताओ इस स्टेप में एटीपी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, या फिर ऐसे 4 ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ये दे देगा, एक ऑप्शन में ये वाला दे देगा, एक ऑप्शन में ये वाला स्टेप दे देगा, और कहेगा बताओ किन ऑप्शन में एटीपी बनेगी। ठीक है, किन 2 स्टेप्स के बीच में एटीपी बनेगी। तो इसको जानने के लिए एक हम अप्रोच डेवलप करेंगे। क्या अप्रोच डेवलप करेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको 2 चीजें मैं बताता हूं। एक तो क्या, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि अगर आप किसी अल्कोहल को, ठीक है, अगर आप किसी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, बताओ सर, ये हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वहां पर भी आप कहोगे कि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। इतना आपको पता है, अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्जन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर आपने एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया इस एसिड का। और एल्डिहाइड को अगर आपने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया तो फिर इस एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया। ठीक है, एक इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में आप रख लो, जो कि आपको पता है। ठीक है, और दूसरी चीज आप आज के बाद आप ये दिमाग में रख लीजिए कि हमारे बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में कहीं भी अगर फॉस्फेट की लेन देन की बात आती है ना बच्चे, तो सबसे पहले दौड़ कर आता है एटीपी। कौन दौड़ के आता है, बताओ, एटीपी। कहीं भी फॉस्फेट की लेन देन की बात आती है तो उसको लेने देने के लिए कौन आता है, वहां पर एटीपी आता है। ठीक है, अगर किसी को फॉस्फेट की जरूरत है तो एटीपी अपना फॉस्फेट तोड़ के दे देगा। और एटीपी यूज होने का मतलब क्या होता है, एटीपी यूज होने का मतलब होता है क्या, एटीपी कन्वर्ट हो जाए एडीपी में, ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है, ट्राई फॉस्फेट होता है, ट्राई फॉस्फेट का एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है, उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो बोलते हैं एटीपी यूज हो गई। एटीपी यूज हो गई मतलब क्या हुआ, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गई, बात खत्म, उसने अपना फॉस्फेट रिलीज कर दिया। ठीक है, तो यानी एक बात हमको समझ में आ गई सर, क्या कि हमारे कहीं भी अगर फॉस्फेट का यूज आएगा तो वहां पर कौन देने आएगा, उसको एटीपी देने आएगी। ठीक है, और अगर कहीं फॉस्फेट रिलीज हो रहा है तो उसको कौन लेने आएगा, तो उसको लेने आएगा एडीपी लेने आएगा। ठीक है, उस फॉस्फेट को लेके क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। इस एक सिंपल से फंडे को आप दिमाग में रख लो। ठीक है, अब इसका हम यूज करते हैं अपने इस ग्लाइकोलिसिस स्टेप्स में। देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, देखो तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, हमने क्या किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देखो
इस ग्लूकोज के पास कोई फॉस्फेट है? नहीं है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेट आया कि नहीं आया बताओ? आया। तो अगर इसके पास फॉस्फेट आया तो इसको फॉस्फेट किसने दिया होगा? तो सर आपने तो बताया अभी कि फॉस्फेट की जरूरत होती है तो कौन आता है? एटीपी आता है। यानी एटीपी ने अपना फॉस्फेट इसको दिया होगा, और एटीपी ने अपना फॉस्फेट दिया होगा, यानी एटीपी यूज हो गई। ये देखो इस स्टेप में एटीपी यूज हो गई, एटीपी कन्वर्ट हो गई एडीपी में। ये हमारी ट्रिक है बच्चे, इस ट्रिक से हमारा काम एकदम बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, अब आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। एक इक्वेशन में ऊपर ग्लूकोज, नीचे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पूछेगा एटीपी बनेगी कि खर्च होगी? तो कहोगे खर्च होगी, क्योंकि ऊपर फॉस्फेट नहीं है, नीचे एक फॉस्फेट बढ़ गया, मतलब एक फॉस्फेट कहीं से आया है। किसने दिया होगा? एटीपी ने दिया होगा, बात खत्म। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया आपने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। बताओ, यहां पर भी एक फॉस्फेट, यहां पर भी एक फॉस्फेट, कोई फॉस्फेट बढ़ा? नहीं बढ़ा। कम हुआ? नहीं कम हुआ। तो ना तो एटीपी बनेगी ना एटीपी यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर केवल एक फॉस्फेट, यहां पर बिस फॉस्फेट, यहां पर दो फॉस्फेट आ गए। यानी एक फॉस्फेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ सर, एक फॉस्फेट बढ़ गया। और एक फॉस्फेट बढ़ गया तो किसने दिया होगा वो फॉस्फेट? वो दिया होगा एटीपी ने दिया होगा। यानी यहां पर एक और एटीपी खर्च होगी। ये देखो साफ साफ लिखा, एक एटीपी खर्च हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब इसको क्या किया आपने, दो मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। ठीक है, देखो दो मॉलिक्यूल में तोड़ दिया आपने, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया आपका यहाँ पर, और यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और सर यहाँ पर जब 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पर आपने बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हाँ सर, ऊपर से तो था ही हमारे पास फॉस्फेट, तो दो था ही, दिख नहीं रहा है इसमें क्योंकि ये दो दो कंपाउंड बने हैं, तो नीचे फिर वो फॉस्फेट हमें दिखने लगा। ठीक है, चलो यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होगी, अच्छा ऊपर एक फॉस्फेट है नीचे बिस फॉस्फेट है, ये कैसे? फिर यहाँ पर एटीपी यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पर अगर आप देख कर जाओगे तो आपको पता रहेगा कि या तो एटीपी बनती है या तो एनएडीएच बनता है। ये भी हमें पता है, ऐसा कोई स्टेप हमने नहीं देखा जहां पर दोनों बने। ये सब एक बार आपने देखे रहोगे तो आपको दिमाग में रहेगा। ठीक, अब ये याद रखना है किस स्टेप में एनएडीएच बना। देखो, तो एनएडीएच की अगर हम बात करें तो एनएडीएच कैसे बन रहा है, तो एनएडी प्लस कन्वर्ट हो रहा है एनएडीएच में। यानी इस एनएडी प्लस का क्या हुआ है, यहाँ पर एनएडी प्लस का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। देख रहे हो बच्चे, एनएडी प्लस से एनएडीएच, तो रिडक्शन हुआ है यहाँ पर एनएडीएच का या एनएडी प्लस का। अगर एनएडी प्लस का रिडक्शन हो रहा है तो किसी ना किसी का तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। इस एनएडी प्लस ने क्या किया बताओ, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो किसी ने तो रिलीज किया होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर किसने रिलीज किया, देखो ये एल्डिहाइड है, देख रहे हो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड। और इसके जस्ट नीचे वाली स्टेप में देखो, इसको हटा दो, अब बिस फॉस्फेट वाली कहानी हटाओ अभी। इसके जस्ट नीचे क्या बना था, ग्लिसरिक एसिड बनी है, तो एल्डिहाइड देख रहे हो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब जहां आपको दिखेगा ऊपर एल्डिहाइड नीचे एसिड, मतलब कि क्या है वो, ऑक्सीडेशन हो गया उस एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का तो रिडक्शन होगा। और हमारे यहाँ पर रेस्पिरेशन में जब रिडक्शन की बारी आती है तो कौन दौड़ कर आता है करवाने के लिए अपना रिडक्शन, एनएडी प्लस। यानी एनएडी प्लस जो है वो रिड्यूस हो गया। अब किस स्टेप में एनएडीएच बनेगा वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। जिस स्टेप में ऊपर देखोगे अच्छा एल्डिहाइड है नीचे एसिड है, मतलब एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसी का रिडक्शन हुआ होगा, किसका, तो वो एनएडी प्लस है। एनएडी प्लस क्या करेगा, इस एल्डिहाइड ने जो अपना रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है ना, जो इसने अपना रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट रिलीज किया है, जो इन्होंने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट रिलीज किया, उस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, एनएडी प्लस। उस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये रिड्यूस हो गया एनएडीएच में। ठीक है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं किस स्टेप में एनएडीएच बनेगा, जिस स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, और आपको साफ साफ दिख रहा है एल्डिहाइड एसिड। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट। अब अगले स्टेप में क्या किया बताओ, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हाँ सही है सर, अब फिर आ गया दो दो वाला, चल रहा था दो दो वाला, ये सर पता है हमें, 20 से दो दो चल रहा है अभी। ठीक, तो अब बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को क्या किया बताओ, यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया हमने, बताओ किसमें, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, ये ट्राइओस फॉस्फेट का फिर हटा दो, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाला है। ये मॉलिक्यूल है आपका, वो तो उसका बता रहा है कि वो किस नेचर का है। मॉलिक्यूल तो एक्चुअली यही है ना आपका बच्चे। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अगर बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फो में कन्वर्ट हुई, मतलब क्या हुआ, इसके पास दो फॉस्फेट और इसके नीचे वाले के पास एक फॉस्फेट, मतलब ऊपर से नीचे आने में एक फॉस्फेट रिलीज हो गया है। देख रहे हो, बिस फॉस्फेट और केवल फॉस्फेट, यानी यहां पर एक फॉस्फेट रिलीज हुआ है। और जब यहां पर फॉस्फेट रिलीज हुआ है तो फॉस्फेट को लेने के लिए कौन आता है, तो ये देखो एडीपी आ गया। ये एडीपी क्या करेगा, इस फॉस्फेट को ले लेगा और बना देगा एटीपी। समझ में आ गया सर, अब हमें नहीं भूलना
एटीपी किस स्टेप में बनेगी देखते बता देंगे। हाँ देखिए बिस फॉस्फेट से फॉस्फेट बना है मतलब एटीपी बन गई, बात खत्म। आगे चलिए आप देखिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अच्छा ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये फॉस्फोग्लिसरेट है, अच्छा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया फॉस्फोग्लिसरेट में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। देखिए फॉस्फो फॉस्फो एक एक फॉस्फेट है, ग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड, दोनों एसिड भी हैं और एक एक फॉस्फेट भी है, तो ना तो NADH की काम है यहाँ पर और ना ही ATP की लेन देन होगी क्योंकि दोनों के पास एक एक फॉस्फेट है। अच्छा आगे चलते हैं, अब इस फॉस्फोग्लिसरेट को हमने कन्वर्ट कर दिया है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, क्या इसमें कन्वर्ट किया फॉस्फोइनोल। और अगर आपको टॉटोमर्स याद हो तो टॉटोमर्स में इनऑल फॉर्म बनता है और इनऑल फॉर्म बनता है तो पानी निकलता है कि नहीं निकलता, याद करो अपनी केमिस्ट्री बच्चे, आप समझ में आ गया सर। तो जिस स्टेप में इनॉल बनेगा उसी स्टेप में पानी निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, जिस स्टेप में इनॉल बनेगा उसी स्टेप में पानी निकालेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आप देखिए यहाँ पर, और इसमें भी फॉस्फो इसमें भी फॉस्फो, तो फॉस्फेट की तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, पायरुवेट एट मतलब ये भी एसिडिक नेचर के सब हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी एक फॉस्फेट एक फॉस्फेट, फॉस्फेट का कुछ कमी नहीं है, ना बढ़ा ना कम हुआ, तो ना ATP लिया जाएगा ना दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अब आगे देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या बताओ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट किया किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। अच्छा यहाँ पर फिर देखोगे तो क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पर एक फॉस्फेट, यहाँ पर तो फॉस्फेट है ही नहीं, यहाँ पे तो फॉस्फेट है ही नहीं, तो फॉस्फेट क्या हो गया फिर कम हो गया, और जब फॉस्फेट कम होता है तो क्या होता है, उसको कौन लेने आता है, उसको लेने आता है ADP, ये देखो, तो ADP आएगा, इस फॉस्फेट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और ATP बनाएगा, यानी इस स्टेप में भी क्या होगा, ATP बनेगी। तो इस तरीके से बच्चे आपको याद नहीं करना पड़ेगा किस स्टेप में ATP बनी और किस स्टेप में ATP नहीं बनी, क्योंकि हमसे यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बताइए किस स्टेप में ATP बनेगी, किस स्टेप में NADH बनेगा। अब NADH किस स्टेप में बनेगा कैसे याद रखोगे बताओ, सर जिस स्टेप में देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, देखो एक ही जगह पर ऐसा हो रहा है, एल्डिहाइड का एसिड में कन्वर्जन केवल एक जगह पर हो रहा है, और आपको पता है एक ही जगह पर NADH बनता है और वहां पर केवल NADH बनता है, वहां पर ATP नहीं बनता। कौन सा स्टेप है कैसे याद रखोगे, अच्छा एल्डिहाइड से एसिड वाला स्टेप है, नहीं भूलेगा बच्चे आज के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर जहां जहां ATP बनेगा वो सब किस कौन से बताओ, अच्छा बिस को, ये बिस फॉस्फेट से फॉस्फेट, अच्छा एक फॉस्फेट कम हुआ ATP बन गई। ये देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, अच्छा एक फॉस्फेट नीचे दो फॉस्फेट, ऊपर से नीचे एक ज्यादा हो गया, ज्यादा मतलब किसने दिया होगा, ATP ने दिया होगा। इस तरीके से बच्चे आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से पूछा जाता है, क्या, ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, क्या होता है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है हमारे इस प्रोसेस का, ग्लाइकोलिसिस। और अगर हम देखें तो हमारे देख रहे हो ये स्टेप्स रिवर्सिबल दिख रहे हैं ना आपको, देखो ये सब रिवर्सिबल है, देख रहे हो सब लगभग जो है रिवर्सिबल दिख रहे हैं, लेकिन इसके 10 के 10 स्टेप रिवर्सिबल नहीं होते, इसमें कुछ स्टेप है जो इरिवर्सिबल है। ये देखो ये पहला स्टेप इरिवर्सिबल है, फिर ये तीसरा स्टेप इरिवर्सिबल है, फिर ये 10वां स्टेप लास्ट वाला देखो ये 9th जो कन्वर्जन है, 9th स्टेप आपका ये। तो ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है कि कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल, इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला क्योंकि हमारी NCERT में एरो दिखाता ही नहीं है वो, ठीक है। तो फिलहाल हमको समझ में आ गया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें हमारे पास कितनी ATP बनी बच्चे, तो क्या बोलोगे कितनी ATP मिल रही है आपको यहाँ पर, तो सर एक ये और एक ये, क्या एक एक बन रही है क्या ये, नहीं नहीं सर, एक ये दो इधर से और दो इधर से भी तो बनेगी, आप ही ने तो बोला है जैसा इधर चल रहा है वैसा इधर चल रहा है, इसलिए देखो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि डबल डबल सब बन रहा है, तो ATP भी तो डबल बनेगी, हाँ सर, तो 2 ATP यहाँ और 2 ATP तो हमसे बोला जाएगा कितनी ATP बनी इसमें, तो कहेंगे सर 4 ATP बनी, ठीक है। टोटल कितनी ATP बना दी आपने, 4 ATP, है ना। डायरेक्टली कोई पूछ दे डायरेक्टली कितना ATP बना, तो डायरेक्टली सर 4 ATP बना। और जो डायरेक्टली टोटल जो गेन होता है, टोटल गेन को हम ग्रॉस बोलते हैं, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, याद करो इकोलॉजी, ठीक। टोटल जो गेन होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, वो हुई 4, हमारी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी 4 है, टोटल कितना बना वो 4 बना, और डायरेक्टली कोई पूछ दे डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस से कितना मिल गया आपको डायरेक्टली तुरंत, तो 4 मिल गया। लेकिन यहां पर अगर देखें बच्चे, क्या यहां पर 2 ATP यूज भी तो हो रही है, देखो 2 ATP यूज भी तो हो रही है इस प्रोसेस में, ठीक है, तो 2 ATP यूज हो रही है, तो इसीलिए अगर कोई आपसे पूछ दे बताओ नेट कितनी ATP मिली आपको, नेट गेन कितना हुआ, अगर आपसे पूछा गया नेट गेन, तो नेट गेन के लिए आप बोलना अच्छा 4 बनाया 2 खर्च हो गई,
और 4 बनाया, 2 खर्च हो गई, मतलब कितना 2 एटीपी। नेट गेन पूछा जाए तो 2 एटीपी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी पूछे तो 4 एटीपी, डायरेक्ट कितना मिल गया 4 एटीपी, डायरेक्ट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस 4 एटीपी, ठीक है। और नेट गेन पूछे तो नेट वर्ड आया, मतलब कि नेट कैलकुलेट करके निकालना है, तो 4 बना है, 2 यहां 2 यहां, और 2 जो है वो यूज हो गई है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं बच्चे। क्या अगर पूछा जाए हमसे कि अगर हमसे पूछा जाए ग्रॉस प्रोडक्ट कितना है, या फिर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड कोई पूछे कितना हुआ, तो कह देना कि 4 मॉलिक्यूल एटीपी के बने हैं डायरेक्टली, और 2 मॉलिक्यूल NADH के बने। देखा आपने 2 मॉलिक्यूल बनेगा ना यहाँ पर, फिर देखिएगा अगर आप देखा जाए यहाँ पे तो एक मॉलिक्यूल NADH यहाँ बनेगा और दूसरा मॉलिक्यूल NADH सर यहाँ बनेगा। ये भी तो कन्वर्ट हो रहा है, ये भी तो फॉस्फो, ये तुम्हारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बताया, तो भी जो काम इधर चल रहा है वही काम इधर चल रहा है। तो एक यहाँ बना तो एक यहाँ पर ही बनेगा, ठीक है। तो एक NADH यहाँ, एक NADH यहाँ, 2 NADH बनेंगे, ठीक है। एक एटीपी यहाँ, तो इसी स्टेप में एक एटीपी यहाँ, यहाँ एक एटीपी तो यहाँ एक एटीपी, तो 4 एटीपी और 2 NADH। ये टोटल गेन है, ग्रॉस गेन है हमारा, है ना, या फिर डायरेक्ट गेन है। देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ग्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो क्या बोलोगे, या फिर डायरेक्टली सीधे 4 मॉलिक्यूल एटीपी, 2 मॉलिक्यूल NADH। और नेट प्रोडक्ट कोई पूछे तो क्या बोलोगे, नेट प्रोडक्ट 2 एटीपी का हुआ है, ठीक है, 2 एटीपी। और NADH तो खर्च कहीं हुआ नहीं, तो 2 एटीपी और 2 NADH हमारे नेट प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है बच्चे, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग NADP इज प्रोड्यूस्ड, NADPH प्रोड्यूस, NADPH ऐसे लिख के दे देंगे, और इक्वेशन भी सही लिख कर देंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड और नीचे ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, नीचे ग्लिसरिक एसिड और ऊपर ग्लिसरॉल्डिहाइड। लेकिन देखना क्वेश्चन में लिख देता है NADPH, ठीक है। वहां हमें तो अच्छा सर ने बताया था एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हुआ, तुरंत NADH बनता है, लेकिन वो ये भूल जाते हो आपकी NADPH लिखा है कि NADH लिखा है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखा जाए, तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस याद है, तो फोटोसिंथेसिस में जहां भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन की बात आती थी तो वहां पर NADPH आता था, ठीक है। और हमारे रेस्पिरेशन में जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन के लेन देन की बात आएगी तो NADH आएगा। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, P फॉर फोटोसिंथेसिस, P फॉर तो NADPH कहाँ का है, ये फोटोसिंथेसिस का। हमारे रेस्पिरेशन में कौन है, NADH। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चे कि NADPH था कि NADH था, तो P फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया बच्चे, यहां पर हमने ग्लाइकोलिसिस कराकर क्या बना दिया, एक ग्लूकोज से अगर हम बात करें, एक ग्लूकोज को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, 2 पायरुविक एसिड बना दिया। और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, कितने 3 कार्बन, तो एक ग्लूकोज को तोड़कर 2 3 कार्बन के हमने प्रोडक्ट बना लिए हैं। अब इसके बाद वाला प्रोसेस हमारा शुरू होगा क्या, लिंक रिएक्शन। क्या शुरू होगा, लिंक रिएक्शन, ठीक है। उसमें इस पायरुविक एसिड को और तोड़ेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल होगी, उसमें और तोड़ेंगे, तोड़ते तोड़ते पूरा ग्लूकोज तोड़ देना है, ठीक है। और 6 के 6 CO2 निकालते हैं। आपको अभी बताओ कोई CO2 निकला यहां पर, सर कोई CO2 नहीं निकला, कोई भी CO2 नहीं निकला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ग्लाइकोलिसिस में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ क्या, तो कहोगे ग्लाइकोलिसिस में क्या बोलोगे, नो डीकार्बोक्सिलेशन। ये सब लिखते चलिए बच्चे, नो डीकार्बोक्सिलेशन, कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि कोई CO2 निकला ही नहीं है। रिमूवल ऑफ CO2 बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, तो कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पूछा जाता है, बताओ आपसे पूछा जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में पूछता है। क्या चीज, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पूछेगा कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितना हुआ, ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दे बताओ एटीपी कितना बना, तो आप बता दोगे। वहीं आपसे जब पूछेगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो सबस्ट्रेट लेवल का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल का मतलब ये होता है कि यहां देखो, इसका मतलब अगर हम देखें यहां पर, इधर देखिए, यहां पर जो एटीपी बनी हो कैसे बनी बताइए, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को आपने कन्वर्ट किया है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। मतलब एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हुआ, एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हुआ, और इस कन्वर्जन के दौरान उसने क्या किया, एटीपी बना दिया। इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि जो एटीपी बनी है वो इस सबस्ट्रेट के लेवल पर ही बन गई। वो एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हुआ और उसने एटीपी बना दी। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, यानी हमारी जितनी भी एटीपी बनी है वो सारी की सारी सबस्ट्रेट लेवल है, सारी की सारी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल का मतलब ही समझ में आ गया आपको क्या, कि एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होगा और इस कन्वर्जन के दौरान अगर वो एटीपी बना रहा है तो उस एटीपी के फॉर्मेशन को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बात खत्म।